नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसी कुर्सी पर आप कह सकते हैं गहराई से नजर डालने वाले हैं जो हर राज्य की सत्ता का केंद्र मानी जाती है, मुख्यमंत्री। जी हाँ। जी हाँ, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मुखिया जरूर होते हैं, लेकिन असली कमान मतलब नीतियां बनाने और लागू करने की ताकत और जनता से सीधा संवाद, ये सब मुख्यमंत्री के ही दायरे में आता है। बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी और विश्लेषण है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पास क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल और अपनी कैबिनेट के साथ उनका रिश्ता कैसा होता है और राज्य की पूरी व्यवस्था में उनका क्या महत्व है, इन सब पहलुओं को खंगालता है। हाँ, काफी कुछ है इसमें। तो आज इस चर्चा का मकसद है इस अहम पद की संवैधानिक बारीकियों और जमीनी हकीकत को परत दर परत समझना। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की संवैधानिक हैसियत की। अक्सर कहा जाता है कि जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री। हाँ, ये तुलना आम है। लेकिन उन्हें राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख या रियल एग्जीक्यूटिव हेड क्यों कहा जाता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल है? ये थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, हमारी संसदीय प्रणाली का यही तो मूल मंत्र है। संविधान राज्यपाल को राज्य का प्रमुख बताता है ना। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति उनमें निहित है। हाँ। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 163 ये भी साफ करता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। सिवाय उन मामलों के जहां राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना है। पर व्यवहार में आप देखेंगे तो राज्यपाल ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। तो असली शक्ति? हाँ, असली शक्ति उसी नेता के पास होती है जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो, यानी मुख्यमंत्री। अच्छा। वे सिर्फ एक कानूनी पद नहीं है। मुख्यमंत्री राजनीति, प्रशासन और आम जनता के बीच की आप कह सकते हैं सबसे अहम कड़ी है। उनकी स्थिति इतनी निर्णायक होती है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या मान लीजिए उनका निधन हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद खुद ब खुद भंग हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद? जी हाँ, पूरी। इसीलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक, जैसा हमारे अध्ययन सामग्री में भी इशारा है, उन्हें राज्य की सत्ता की धुरी या एक्सिस ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। सत्ता की धुरी? हाँ, मतलब राज्य की सारी प्रशासनिक और नीतिगत शक्ति इसी पद के इर्द गिर्द घूमती है। फैसले यहीं से निर्देशित होते हैं एक तरह से। और ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, जिम्मेदारी की भी है। आपने शपथ का जिक्र किया था शुरू में। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 164(3) और संविधान की 3री अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसमें क्या खास होता है? इसमें कई बातें हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने का वचन, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने की बात, और बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की प्रतिज्ञा शामिल है। अच्छा। तो ये शपथ उन्हें संवैधानिक और नैतिक सीमाओं में बांधती है। तो ये पद सिर्फ अधिकार का नहीं, गहरे दायित्व का भी प्रतीक है। ये समझना चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं नियुक्ति प्रक्रिया पर। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। सुनने में कोई बहुत सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर क्या व्यवहार में राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन संसदीय परंपराओं ने इसे काफी हद तक सीमित कर दिया है। अच्छा। कैसे? हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो स्पष्ट करते हैं कि अगर चुनाव के बाद किसी एक दल को विधानसभा में साफ बहुमत मिल जाता है, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी, तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं? जी नहीं, उन्हें उसी दल के चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। ये लोकतंत्र का तकाजा है ना? सही बात है, लेकिन असली पैच तो तब फंसता है जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, जिसे हम त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ राज्यपाल की भूमिका काफी अहम और कई बार हमने देखा है विवादास्पद भी हो जाती है ना? बिल्कुल। यहीं पर राज्यपाल का विवेकाधिकार, मतलब उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, सामने आती है। सामान्य परंपरा यह है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। सबसे बड़े दल को? हाँ, और उन्हें एक तय समय के अंदर सदन में बहुमत साबित करने को कहते हैं। अगर सबसे बड़ा दल सक्षम ना हो या मान लीजिए मना कर दे, तो चुनाव के बाद बने किसी गठबंधन,
मतलब पोस्ट पोल अलायंस के नेता को मौका दिया जा सकता है। लेकिन इस पर विवाद क्यों होते हैं फिर? कई बार इस प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। आरोप लगे हैं कि राज्यपाल ने शायद केंद्र सरकार के इशारे पर काम किया या किसी खास दल को फायदा पहुंचाया। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का मामला तो एक मील का पत्थर था, जैसा कि हमारे नोट्स में विस्तार से है। हाँ, बॉम्बे केस। जी, इस फैसले ने साफ कर दिया कि बहुमत का फैसला राज्य भवन की बंद दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट से। इसने राज्यपाल के विवेकाधिकार पर एक तरह से अंकुश लगाया। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं कि नियुक्ति के समय वो व्यक्ति विधायक या विधान परिषद का सदस्य हो ही। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण लचीलापन है संविधान में। अनुच्छेद 164(4) ये कहता है कि कोई मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो लगातार 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 6 महीने तक? जी, 6 महीने तक, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, तो उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। मतलब बाहर से भी कोई बन सकता है? हाँ बिल्कुल, यानी किसी बाहरी व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर या मनोनीत होकर सदन का सदस्य बन जाए। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ भी है इतिहास में। पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और फिर उन्हें बहुमत साबित करने का समय मिलता है। ठीक है, तो नियुक्ति और शपथ के बाद सवाल आता है कि मुख्यमंत्री कितने समय तक इस कुर्सी पर रहते हैं। क्या संविधान कोई तय सीमा बताता है, जैसे 5 साल? नहीं, देखिए, संविधान मुख्यमंत्री के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं करता। अनुच्छेद 164(अ) क्या कहता है? वो कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, पद धारण करेंगे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब हुआ? क्या राज्यपाल जब चाहे हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संसदीय व्यवस्था में प्रसाद पर्यंत का व्यवहारिक अर्थ है जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। अच्छा, तो असली ताकत विधानसभा के बहुमत में ही है। बिल्कुल। जैसे ही वो सदन में बहुमत खो देते हैं, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या बजट जैसे महत्वपूर्ण बिल पर हार गए, तो उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ना दें तो? अगर वे ऐसा नहीं करते तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। तो कार्यकाल सीधे तौर पर विधानसभा के विश्वास पर टिका है। सामान्यतः विधानसभा 5 साल चलती है, तो कार्यकाल भी उतना हो सकता है, लेकिन बीच में भी खत्म हो सकता है। और वेतन भत्ते? जहां तक वेतन और भत्तों का सवाल है, वे राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। पर जैसा कि कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं, असली वैधता तो कार्यकाल पूरा करने या वेतन भत्तों से नहीं, बल्कि जनता के लगातार मिलते रहने वाले समर्थन से ही आती है। सही कहा। चलिए, अब मुख्यमंत्री की शक्तियों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं मंत्रिपरिषद, यानी उनकी कैबिनेट के संदर्भ में। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ही जहाज के कप्तान हैं। हाँ, ये उपमा काफी हद तक सही बैठती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां ही उनकी असली ताकत का आधार हैं। कैसे? पहला और सबसे अहम, राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। अच्छा, यानी टीम वो खुद चुनते हैं। हाँ, अपनी टीम चुनने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि जैसा कि हमारे नोट्स में कुछ विश्लेषण बताते हैं, गठबंधन सरकारों में ये अधिकार काफी हद तक सहयोगी दलों के दबाव और मांगों से सीमित हो जाता है। वो एक अलग बात है। हाँ, वो तो है। और मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा, पोर्टफोलियो एलोकेशन, वो भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये तय करना उनका विशेषाधिकार है। और क्या वो बदल भी सकते हैं? बिल्कुल, वे चाहे तो कभी भी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं, जिसे कैबिनेट रीशफल कहते हैं। तीसरा, वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और इसके फैसलों को प्रभावित करते हैं, एजेंडा तय करते हैं, चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है। चौथा, अगर किसी मंत्री से उनके गंभीर मतभेद हो जाएं, तो वे उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि उस मंत्री को हटा दिया जाए। यानी टीम पर पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश रहती है। काफी हद तक, हाँ। पांचवा, वे सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करते हैं। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या उनका निधन हो जाए, हाँ, तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। कोई और मंत्री काम जारी नहीं रख सकता।
इससे पता चलता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक अस्तित्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर ही टिका है। ये वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के रिश्ते की। ये एक बड़ा ही नाजुक संतुलन वाला क्षेत्र लगता है। एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। इनके बीच मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? हाँ, ये रिश्ता भारतीय संघवाद और संसदीय प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण और कभी-कभी थोड़ी मुश्किल कड़ी भी है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताता है राज्यपाल के प्रति। क्या है वो? पहला, राज्य के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की सूचना राज्यपाल को देना। दूसरा, यदि राज्यपाल ऐसी कोई सूचना मांगते हैं तो उसे उपलब्ध कराना। और तीसरा? तीसरा ये कि अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री उस विषय को पूरी कैबिनेट के सामने विचार के लिए रखेंगे। तो मुख्यमंत्री एक पुल की तरह काम करते हैं राज्यपाल और कैबिनेट के बीच। बिल्कुल, वे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य चैनल हैं। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषणों में सामने आता है, कि ये रिश्ता हमेशा सहज नहीं होता। कई बार टकराव की स्थिति बनती है। हाँ, सुना तो है। किन मामलों में टकराव की स्थिति बन सकती है? कई बार, जैसे मान लीजिए विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया और राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया, जिस पर राज्य सरकार सहमत ना हो। अच्छा। या फिर जब मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और राज्यपाल उसे मानने में हिचकिचाएं या मना कर दें, खासकर अगर मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हों। नियुक्तियों पर भी मतभेद हो सकते हैं। और खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें हों। हाँ, बिल्कुल। कई बार केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें होने पर यह तनाव और बढ़ जाता है। ऐसे में संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हुए राज्य के हितों की रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा होती है। आते हैं राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा, और जहां विधान परिषद है वहां दोनों सदन में मुख्यमंत्री की भूमिका पर। जी, विधानसभा या विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सदन के नेता होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। हाँ, अगर वे उस सदन के सदस्य हैं, और आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा के ही सदस्य होते हैं और वहीं के नेता भी। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ही करते हैं। वे सरकार का पक्ष रखते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं और विपक्ष के हमलों का जवाब देते हैं। और सदन को चलाने में उनकी क्या भूमिका है, मतलब सत्र बुलाना वगैरह? वे राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह देते हैं। वे किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। क्या राज्यपाल मानने को बाध्य है? जरूरी नहीं, खासकर तब जब ये लगे कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उनकी सलाह मानी जाती है। सरकार का हर काम, खासकर बजट पारित कराना, विधेयक पास कराना, सब कुछ सदन के बहुमत पर निर्भर करता है। इसलिए सदन के अंदर बहुमत को साधे रखना, फ्लोर मैनेजमेंट करना, ये मुख्यमंत्री के सबसे अहम कामों में से एक है। विधानसभा में उनका प्रदर्शन सीधे तौर पर सरकार की छवि और स्थिरता को प्रभावित करता है। तो ये तो हुई उनकी मुख्य भूमिकाएं, कैबिनेट, राज्यपाल और विधानमंडल के साथ। इनके अलावा भी क्या मुख्यमंत्री के कुछ और महत्वपूर्ण काम है जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है? हाँ, कई और जिम्मेदारियां भी हैं जो उनके पद के महत्व को दर्शाती हैं। जैसे वे राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। योजना बोर्ड, ये तो अब नीति आयोग आ गया है। हाँ, नीति आयोग के आने के बाद भी राज्य स्तर पर ये बोर्ड अभी भी कई जगह हैं और विकास की योजनाओं और प्राथमिकताओं में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे संबंधित क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल के बारी-बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। अच्छा, जोनल काउंसिल। जी, ये परिषदें राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी भूमिका होती है? निश्चित रूप से। वे अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। इन मंचों पर वे राज्य नीतियों के निर्माण में अपने राज्य का दृष्टिकोण रखते हैं, राज्य की मांगें उठाते हैं और संघीय ढांचे में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनता से सीधा जुड़ाव वो भी है। वे राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। संकट के समय, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कानून व्यवस्था की स्थिति, वे क्राइसिस मैनेजर इन चीफ की भूमिका निभाते हैं। जनता से सीधा संपर्क बनाए रखना, उनकी शिकायतें सुनना और राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी,
जिसमें नौकरशाही और पुलिस शामिल है, का राजनीतिक नेतृत्व करना भी उन्हीं का काम है। प्रशासन को दिशा देना उनका काम है। ये तो हुई संवैधानिक और प्रशासनिक बातें, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास तो मुख्यमंत्रियों के दिलचस्प किस्सों, उनके लंबे कार्यकालों और उनसे जुड़े विवादों से भरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। क्या हमारे दस्तावेज कुछ ऐसे उदाहरणों पर रोशनी डालते हैं? बिल्कुल। भारत ने कई बेहद प्रभावशाली और लंबे समय तक टिके रहने वाले मुख्यमंत्री देखे हैं। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का नाम कौन नहीं जानता। हाँ, बहुत लंबा कार्यकाल था उनका। 23 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। और हमारे स्रोतों से एक दिलचस्प बात ये निकलती है कि बसु की लंबी पारी सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि वाम मोर्चे के भीतर गठबंधन सहयोगियों को साधने की उनकी राजनीतिक कुशलता का भी नतीजा थी। अच्छा। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग तो उनसे भी आगे निकल गए। लगभग 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 25 साल और बार बार सत्ता में लौटने वाले चेहरे, वो भी तो कहीं हैं। उनकी भी कमी नहीं। तमिलनाडु की राजनीति तो दशकों तक जयललिता और करुणानिधि के इर्द गिर्द घूमती रही। दोनों कई बार मुख्यमंत्री बने। हाँ, वो दौर तो याद है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में शरद पवार, ये ऐसे नेता हैं जो कई बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं। ये दिखाता है कि कुछ नेताओं का अपने राज्य की राजनीति पर कितना गहरा प्रभाव रहा है। महिला मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र जरूर होना चाहिए। अवश्य। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को मिला, जिन्होंने 1963 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। हाँ, सुचेता कृपलानी। उनके बाद नंदिनी सतपथी, शशिकला काकोडकर से लेकर शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे, जयललिता, राबड़ी देवी, उमा भारती, आनंदीबेन पटेल जैसी कई सशक्त महिला नेताओं ने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ये भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है, जाहिर है। लेकिन हर कार्यकाल लंबा या सफल नहीं होता। कुछ बेहद छोटे कार्यकाल या विवाद भी तो जुड़े होंगे इस पद से। हाँ, ऐसे भी उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल का मामला तो बहुत चर्चित रहा था, जहां वह सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन पाए थे। सिर्फ एक दिन? जी हाँ। ये दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता में ये पद कितना क्षणभंगुर भी हो सकता है। विवादों की बात करें तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। हाँ। 6 महीने में सदन की सदस्यता हासिल न कर पाने के कारण पद छोड़ने की नौबत भी आई है। कई मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों के आरोप लगे, जिससे पद की गरिमा पर सवाल उठे। और वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल। हाँ, केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लगाना भी अक्सर विवादों में रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव कई बार मुख्य वजह बनता है। और कुछ मुख्यमंत्री तो राष्ट्रीय राजनीति में भी छा गए। बिल्कुल। एनटी रामाराव, वीपी सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल जैसे कई मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनका प्रभाव राज्य की सीमाओं से कई आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा है। और प्रधानमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री भी तो हैं। हाँ, कई मुख्यमंत्री आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने हैं, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा और सबसे हालिया उदाहरण नरेंद्र मोदी। ये इस पद की अहमियत को और रेखांकित करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि राज्य के शासन तंत्र की, कह सकते हैं, वास्तविक धुरी है। हाँ, बिल्कुल। वे राज्यपाल और विधानसभा के बीच, नीतियों और जनता के बीच और राज्य व केंद्र के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। ये पद संसदीय लोकतंत्र की उस भावना को दर्शाता है जहां असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में और सदन के पटल पर साबित होने वाले बहुमत में निहित होती है। मुख्यमंत्री की भूमिका सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को नीतियों में ढालना, विकास को दिशा देना और साथ ही साथ संवैधानिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करना भी है। ये आसान काम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल संतुलन साधने वाला काम है, जिसमें राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता तीनों की जरूरत होती है। आज की इस विस्तृत बातचीत के बाद एक विचार मन में कौंध रहा है। हाँ, जरूर साझा कीजिए। हमने देखा कि मुख्यमंत्री की ताकत और उनका प्रभाव काफी हद तक विधानसभा में उनके बहुमत के गणित पर, राज्यपाल के साथ उनके समीकरणों पर और केंद्र सरकार के साथ उनके तालमेल पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये सब फैक्टर्स हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या ये कहना गलत होगा कि किसी राज्य का शासन और उसकी दिशा तय करने में संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक परिस्थितियों से भी कहीं ज्यादा
उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनकी राजनीतिक समझ और उनकी महत्वाकांक्षा निर्णायक भूमिका निभाती है। हमारे स्रोत भी शायद इसी तरफ इशारा करते हैं कि अंततः व्यक्ति ही संस्था को परिभाषित करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला बिंदु है कि सिस्टम कितना भी मजबूत हो, आखिर में चलाने वाला व्यक्ति मायने रखता है। हाँ, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल।